नमस्कार। आज हम मध्यकालीन भारत में जाति व्यवस्था के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। अभी तो पहले भाग में हमने 8वीं शताब्दी से लेके तुर्की आक्रमण के पहले तक का जो मध्यकालीन भारत में जाति व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम ये देखते हैं कि तुर्क आक्रमण के समय जब तुर्कों का भारत में आगमन हुआ उस समय तक क्या परिस्थिति जाति व्यवस्था में हुई थी। हिंदू समाज पूर्ववत जातिवादी और भेदभाव की भावना से प्रभावित था। एकता और समानता की भावना समाज में नहीं थी। मध्यकाल के प्रारंभ से ही इस व्यवस्था में अनेक जटिलताएं प्रवेश करने लगी थी और सामाजिक बंधुत्व की भावना संकीर्ण से संकीर्णता होने लगी थी। इस व्यवस्था के कारण ब्राह्मणों को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त हो गया और निम्न वर्गों को नीची निगाह से देखा जाता था। परमात्मा शरण का यह विचार है कि यह जातिवाद की प्रथा ही तुर्कों के सामने हिंदुओं की हार का मुख्य कारण थी। समाज अलग अलग अनेक छोटे वर्गों में विभाजित था। ऊंचे वर्ग या जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में निम्न वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित रखने में अपना स्वार्थ पूरा किया। वर्ण व्यवस्था ने न केवल लोगों की विचारधारा को संकुचित कर दिया बल्कि उनमें बाहरी आदान प्रदान के लिए भी स्थान नहीं रहा। तारीख़े हिंद के लेखक अल-बरूनी लिखता है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि भारत के समान कोई और देश नहीं, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं, उनके राजा के समान कोई राजा नहीं और न ही उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान है। प्राचीन धर्मशास्त्रों में और उन पर लिखे गए निबंधों में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया। जो लोग द्विज नहीं थे उनको ज्ञान प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। विरोध करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। पुनः अल-बेरूनी के शब्दों में प्रत्येक कार्य में ब्राह्मण का अधिकार है, जैसे स्तुति करना, वेदों का पाठ करना, अग्नि को बलि देना। ये कार्य कोई और नहीं कर सकता था। अगर यह ज्ञात हो जाता था कि शूद्र या वैश्य ने वेदों के पाठ करने की कोशिश की है तो उसे दोषी ठहराकर उसकी जीभ काट दी जाती थी। तुर्क आक्रमण के समय यह वर्ण व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उच्च स्थान प्राप्त होने के अलावा ब्राह्मण को कर का भुगतान नहीं करना पड़ता था। दंड में उसे रियायतें होती थी, परंतु डॉक्टर घोषाल और डॉक्टर अल्तेकर ने अल-बेरूनी के बताए हुए स्रोतों के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि ब्राह्मणों के न तो महाभारत से, न ही नारद स्मृति से और न ही दक्षिण भारत की खुदाई से प्राप्त जो स्रोत हैं उनसे यह जानकारी प्राप्त होती है कि ब्राह्मणों के सभी वर्ग कर देने में स्वतंत्र थे। ब्राह्मण का जीवन 4 आश्रमों में विभाजित था। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष की आयु तक वेद अध्ययन का कार्य करना था। दूसरा 25 से 50 वर्ष गृहस्थाश्रम, तीसरा 50 से 75 तक वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम, जो कि 75 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ होता था, जब वह गृह जीवन त्याग देता था और संन्यास धारण करते हुए मोक्ष की इच्छा में प्रवृत्त हो जाता था। इन सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह आश्रम व्यक्ति से मांग करता था कि जिस समाज में वह रहता है उसके प्रति अपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दायित्व को पूरा करें। कृत्य, कल्पतरु और गृहस्थ रत्नाकर नामक पुस्तकों से क्षत्रियों के अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक व्यवस्था में क्षत्रियों का दूसरा स्थान था। पुराणों के द्वारा निर्धारित संस्कारों को पूरा करने की उन्हें आज्ञा थी। अल-बेरूनी से ज्ञात होता है कि उनका स्थान ब्राह्मणों से अधिक नीचा
नहीं था। हिंदू धर्म में जितने योग्यतम और अलौकिक तत्व थे उन सब पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों का नियंत्रण था। शूद्र और वैश्य को वर्ण व्यवस्था में नीचा स्थान दिया गया था और वे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के योग्य नहीं समझे जाते थे। वैश्य का कर्तव्य पशुपालन, खेती और व्यापार था। शूद्र ब्राह्मणों के नौकर थे, इनकी सेवा करते थे और अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करते थे। इस वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त अंत्यज होते थे जिनका समाज में कोई स्थान नहीं होता था। ये किसी न किसी कारीगरी या पेशे के सदस्य होते थे। इनमें कई वर्ग थे, जैसे मोची, टोकरी बनाने वाले, मछुआरे, शिकारी आदि होते थे। ऐसा ज्ञात होता है कि इनके कोई सांस्कृतिक रीति रिवाज नहीं थे, न ही इनमें कोई संस्थागत एकता थी। अल्बेरूनी के अनुसार ये भी दो वर्गों में विभाजित थे। उच्च वर्ग जिन्हें भाग्यशाली माना जाता था और निम्न वर्ग जिनको कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं था। जो स्थान मजदूरों और कारीगरों को दिया जाता था वह भी निंदनीय था। अल्बेरूनी ने लिखा है कि यदि कोई कारीगर अपने कार्य को छोड़कर दूसरे वर्ग का कार्य अपनाना चाहता था जिससे कि उसे अधिक सम्मान मिल सके, तो भी उसका यह कार्य पाप समझा जाता था। बिल्कुल निचले वर्ग में हादी, डोम, चांडाल, बढ़ातू आदि आते थे, जिनको कि बिल्कुल निकृष्ट तरह के काम जैसे कि गांव भर के मलमूत्र की सफाई आदि सौंपा जाता था। प्रशासनिक वर्ग का मुख्य कार्य यह था कि वे वर्ग की कार्य व्यवस्था पर कड़ा नियंत्रण रखें। इस जाति व्यवस्था ने समाज को खोखला और आधारहीन बना दिया। छुआछूत की भावना के कारण समाज की दशा और भी शोचनीय हो गई। अल्बेरूनी के अनुसार यदि कोई हिंदू मुसलमानों का कैदी बन जाता था तो हिंदू समाज उसे वापस नहीं लेता था। हिंदू नहीं चाहते थे कि किसी अपवित्र को फिर से पवित्र किया जाए। एक तरह से जाति व्यवस्था ने भाईचारे और एकता की भावना समाप्त कर दी। इसके विरुद्ध मुसलमानों में जातिगत एकता थी, जिसके द्वारा कि तुर्क शासकों ने राजपूतों की जाति व्यवस्था को कठोर आघात पहुंचाया। जाति व्यवस्था के कारण तुर्कों को युद्ध में सफलता मिली। व्यक्तिगत और जातिगत दृष्टिकोण से भी वर्ण व्यवस्था निंदनीय थी। यह जाति व्यवस्था किस तरह से तुर्कों के सामने राजपूतों के पतन के लिए उत्तरदायी हुई, इस पर हम थोड़ा सा दृष्टिपात कर लेते हैं। छुआछूत, उच्चता की भावना तथा भूस्वामियों द्वारा निम्न वर्ग के खेतीहर तथा अन्य श्रमिकों के पोषण के कारण समाज दुर्बल हो रहा था। शोषित वर्ग में देश या राज्य विशेष की सुरक्षा अथवा विदेशी आक्रमण के प्रतिरोध की भावना का होना संभव नहीं था। राजपूतों में वंशगत श्रेष्ठता की भावना ने जहां एक ओर उनमें आत्मविश्वास तथा साहस को बल प्रदान किया, वहीं दूसरी ओर उनमें अनेक प्रकार की बुराइयों को भी जन्म दिया। वे झगड़ालू और जिद्दी होते गए। इसके अतिरिक्त शराबखोरी, जुआ, बहुविवाह, स्त्रियों की हीन दशा आदि बुराइयां समाज को अनेक दृष्टियों से कमजोर बनाती जा रही थी। साथ ही शासक वर्ग की क्षमता और चरित्र पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। अपनी इस श्रेष्ठता की धारणा के कारण ही उच्च वर्ग ने विदेशों से भी समुचित संपर्क स्थापित करने का प्रयास नहीं किया और देश में पृथकतावादी प्रवृत्ति ने घर कर लिया। समुद्री यात्रा धार्मिक अपराध माना जाने लगा। यह माना जाने लगा कि यदि हिंदू यात्रा करके अन्य देशों के लोगों से मिलेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अल्बेरूनी लिखता है
कि हिंदुओं के पूर्वज इतने संकीर्ण नहीं थे जितने कि उनकी वर्तमान पीढ़ी है। इस अलगाववादी प्रवृत्ति की वजह से बाहरी देशों के नवीन राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा रण कौशल संबंधी विकास के ज्ञान से भारतीय समाज लाभ नहीं उठा सका। विदेशों से भारत का भारी मात्रा में व्यापार होता था और भारत की धन संपदा और अन्य बातों का विदेशी आक्रमणकारियों को निश्चित ज्ञान था। हिंदुओं में अनेक प्रकार के विभेदों के कारण पूरे देश में जागरूकता का अभाव था और यही कारण है जबकि इस्लाम धर्म के कारण तुर्कों में एकता की भावना के बावजूद अनेक सामाजिक दोष भी थे, किंतु उनकी विजय के कारण भारतीय समाज की दुर्बलताओं का सर्वेक्षण अधिक महत्वपूर्ण है। इस समय हम देखते हैं उत्तर की भांति दक्षिण में भी जो है सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था किस तरह की थी। विजयनगर साम्राज्य जो था उसमें वर्ण व्यवस्था परंपरागत रूप से शास्त्रीय आधार पर प्रचलित थी। यह माना जाता था कि विजयनगर नरेश किसी वर्ग विशेष के हितों की रक्षा करने के स्थान पर समस्त वर्णों के हितों की रक्षा करेंगे, यह उनका कर्तव्य समझा जाता था। दक्षिण में भी ब्राह्मण सर्वप्रमुख थे, परंतु यहाँ पर विजयनगर राज्य में हमें वर्ण व्यवस्था के दूसरे अंग क्षत्रियों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। मध्य वर्ग में शेट्टी या चेट्टी नामक एक बहुत बड़े समूह का उल्लेख किया जा सकता है। इनकी अनेक शाखाएं और उपशाखाएं थी। इन चेट्टियों का विजयनगर में बहुत प्रभाव था। अधिकांश व्यापार इनके हाथों में केंद्रित था। तत्कालीन पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने उनके बारे में बताया है कि वे बहुत धनाढ्य और सम्मानित हैं तथा बहुत साफ जीवन बिताते हैं। चेट्टियों के ही समतुल्य व्यापार करने वाले तथा दस्तकार वर्ग के लोग, जिन्हें वीर पांचाल कहा जाता था, कैकोलर, जुलाहे, कंबलतर अर्थात चपरासी और शास्त्रवाहक, नाई और आंध्र क्षेत्र में रेड्डी कुछ महत्वपूर्ण समुदायों में माने जाते थे। इस काल में उत्तर भारत से बहुत बड़ी संख्या में लोग दक्षिण में आकर बस गए थे। इन्हें बड़वा कहा जाता था। इन उत्तर भारतीयों ने पुराने दक्षिणवासियों के व्यापार को हथिया लिया। इससे बड़ा सामाजिक विद्वेष पैदा हुआ और दक्षिण के पुराने समुदायों की स्थिति में पतन हुआ। इस काल की समाज व्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि नीची जाति के कुछ वर्गों ने ऊंची जाति के लोगों के विशेषाधिकारों को हथिया लिया। इससे नए सामाजिक तनावों को जन्म मिला। विजयनगर राज्य में भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ऊंची थी। उन्हें अधिक विश्वास पात्र माना जाता था। किसी भी अपराध के लिए उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था और विजयनगर की सेना एवं शासन व्यवस्था में वे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। अभिलेखों में विजयनगर की सेना में अनेक सेना नायकों का उल्लेख मिलता है। बड़े बड़े नायक एवं विजयनगर नरेश उन्हें बहुत अधिक भूमि एवं धन का दान देते थे। मंत्री और राजदूत जैसे पदों पर भी उन्हें नियुक्त किया जाता था। छोटे सामाजिक समूहों में लुहार, स्वर्णकार, पीतल का काम करने वाले बढ़ई, मूर्तिकार और जुलाहे आदि होते थे। जुलाहे मंदिरों की परिसीमा में भी रहते थे और मंदिर के प्रशासन एवं स्थानीय करों के आरोपण में उनका बहुत बड़ा
हाथ रहता था, जबकि डोंबर जो बाजीगरी का काम करते थे, जोगी और मछुआरों आदि की सामाजिक स्थिति हे थी। राज्य बुनकरों एवं दस्तकारों जैसे छोटे समुदायों के विवादों में भी हस्तक्षेप करता था। अनेक अभिलेखों में राज्य द्वारा इस प्रकार के विवादों में हस्तक्षेप का उल्लेख मिलता है। श्रीरंग के शासनकाल के 1632 के एक अभिलेख में कुछ गांवों के निवासियों को आदेश दिया गया था कि वे 3 दस्तकार समुदायों बढ़ई, लोहार और स्वर्णकार के साथ न तो भविष्य में दुर्व्यवहार करें और न ही उन्हें उनके विशेषाधिकारों से वंचित करने का दुष्प्रयास करें। इस आदेश की अवहेलना करने वाले निवासियों को अर्थदंड का भागी होना पड़ता था। कुछ सामाजिक अपराधों या जाति के नियम को तोड़ने वालों को, ब्राह्मण सहित समस्त वर्ग के लोगों को जाति बहिष्कृत होना पड़ता था। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक अपराध का दोषी होता था तो उसकी संपत्ति छीन ली जाती थी। इसी प्रकार मंदिरों की भूमि पर बलात् अधिकार करने, दान पर अधिकार करने, पुण्य की भावना से प्रेरित निर्माण कार्यों को नष्ट करने, प्रतिबंधित सीमा के भीतर किसी स्त्री से विवाह करने, गुरु, पत्नी या ब्राह्मण की हत्या करने और देवभोग में जहर मिलाने जैसे अपराधों की अभिलेखों में कठोर शब्दों में भर्त्सना की गई है। इसके लिए विभिन्न दंड प्रस्तावित किए गए। इसी प्रकार सांप्रदायिक विवादों के मामलों में भी राज्य के हस्तक्षेप का उल्लेख है। इन प्रमाणों से सिद्ध है कि विजयनगर नरेश सामाजिक एकता को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करते थे और विजयनगर नरेश सामाजिक मामलों में बिना किसी भार के सामाजिक समरूपता और एकता बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील होते थे। अब हम देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत में अनेक जो तकनीकी परिवर्तन हुए, जो आर्थिक विकास हुआ, उसका इस जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तकनीकी प्रक्रियाओं और प्रविधियों का सीधा असर सामाजिक संस्थाओं पर पड़ता है। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप एक विशाल कारीगर वर्ग का उदय हुआ, जिसे अनेक विशिष्ट कामों में प्रशिक्षण के कारण दक्षता प्राप्त थी। बाबर भारतवर्ष को तरह तरह के असंख्य और अनंत कारीगरों का देश कहकर उसकी प्रशंसा करता है। यह वर्ग और उनके रोजगार इस बात में कृषिजीवियों से अलग हैं कि ये पूर्ण रूप से जमीन पर निर्भर नहीं थे, इसलिए उनके गांव के बाहर के क्षेत्रों या गैर कृषि क्षेत्रों से संबंध ज़्यादा नज़दीक के हो सकते थे। किंतु यहाँ यह उल्लेखनीय बात है कि ऐसी स्थिति भिन्न आर्थिक स्थिति के अलावा एक तरह की गतिशीलता और उससे संबद्ध जीवन मूल्यों को जन्म देती है और उन्हें नए विचारों के प्रति उन्मुख कर सकती है। यही कारण है कि उस समय के धार्मिक आंदोलनों की नई लहर को इन्हीं वर्गों में ज़्यादा लोकप्रिय होते देखा जा सकता है, क्योंकि संकुचित वर्ण व्यवस्था, धार्मिक आडंबर और जन्म कुल आदि के महत्व को नकार कर उनकी सीमाओं के परे एक नया धार्मिक दृष्टिकोण उन्हें समाज में बराबरी और सम्मान की स्थिति दिलवा सकता था। इस धार्मिक आंदोलन की धाराओं के अनेक प्रमुख नेता स्वयं इसी वर्ग से आए थे। इसलिए हम पाते हैं कि पंजाब में नानक के अनुयायियों में अधिकतर जाट थे, जो अपनी नई आर्थिक स्थिति के कारण प्राचीन चतुर्वर्ण पर आश्रित वर्ग में अपना स्थान नहीं बना पा रहे थे।